Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So this is our lecture number 5 of our series Metals in Bioinorganic Environment, Structure, Function and Role in Health and Disease. And the fifth lecture title is Functions and Transport of Sodium and Potassium Ions. So let's start this lecture. Okay, RDA of sodium and potassium. What is RDA? This means recommended daily allowance या recommended daily amount of sodium and potassium. Amount present in a man. जो amount normally क्वांटिटी डिनोट की जाती है, यूनिट उसका ग्राम होता है. तो ग्राम्स में अमाउंट कितना चाहिए और ये किस रेफरेंस से होता है? इसका रेफरेंस होता है 70 किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से. तो अगर एक बॉडी जिसका जो वेट है वो 70 किलोग्राम है तो उसको कितने ग्राम्स में अमाउंट चाहिए होगा सोडियम और पोटाशियम का? सोडियम का अमाउंट तकरीबन 105 ग्राम and the amount of potassium is 140 gram. So the body need more potassium than sodium. So ये तो वो अमाउंट है जो कि एक 70 किलोग्राम वेट के पर्सन में ग्राम्स में होता है सोडियम और पोटाशियम का जो मौजूद होता है. ना अब डेली डिमांड कितनी है? ठीक है, अब इस अमाउंट को जो एक पर्सन में 70 किलोग्राम के एग्जिस्ट करता है जिससे कि नॉर्मल फंक्शनिंग होती है आइंस की, या ये वो अमाउंट है जो कि हमने लास्ट जो लेक्चर में पढ़ा था कि ये जो है ऑप्टिमम कंसंट्रेशन है या ऑप्टिमम अमाउंट है सोडियम और पोटाशियम का जो बॉडी में प्रेजेंट होता है. तो इस अमाउंट को बैलेंस रखने के लिए डेली डिमांड कितनी है, यानी कि हम डेली कितना सोडियम और कितना पोटाशियम कंज्यूम करें कि जिससे हमारी जो रिक्वायरमेंट है सोडियम और पोटाशियम की डेली वो दूर हो जाए. तो बेसिकली अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम की डेली डिमांड है 1.1 टू 3.3 ग्राम. जाहिर है ये वेरी इसलिए कर रहा है क्योंकि बॉडी वेट के हिसाब से भी वेरी करता है और इसके अलावा सोडियम सिर्फ हम डाइट में लेते नहीं हैं बल्कि वो बॉडी से एक्सक्रीट भी होता है डेली. और इसके अलावा जो पोटाशियम की अमाउंट है डेली डिमांड है वो 2 ग्राम टू 5 ग्राम है. जनरल करेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं. सोडियम का आयनिक रेडियस 1.16 है, जबकि आपको अच्छी तरह पता है पोटाशियम सोडियम से बड़ा होता है कई गुना. तो जो पोटाशियम की अपना आयनिक रेडियस है वो 1.52 है. ठीक है, और इसी तरीके से चार्ज टू रेडियस रेशियो होता है जो कि आप देख रहे हैं कि सोडियम का 0.86 है जबकि पोटाशियम का 0.66 है. यानी कि जो कॉन्ट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन्स की टुवर्ड्स न्यूक्लियस वो पोटाशियम में ज़्यादा है और सोडियम में कम है. इसके अलावा कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादातर सोडियम का 6 पाया गया है और पोटाशियम क्योंकि बड़ा आयन है तो वो 6 से लेकर 8 तक कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो इजीली मतलब कि कंज्यूम कर सकता है. प्रिफर्ड डोनर्स दोनों के ऑक्सीजन हैं. क्यों ऑक्सीजन है? क्योंकि दोनों सोडियम हो गया या पोटाशियम हो गया, आपको पता है ये हार्ड नेचर के आइंस हैं और जो हार्ड नेचर ऑफ आइंस होते हैं तो फिर वो हार्ड बेसिस को ही प्रेफर करते हैं, तो इसलिए ये ऑक्सीजन को प्रेफर करेंगे बॉडी में. इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर कंसंट्रेशन अगर आप देखें तो इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इज़ 11 एंड potassium is 92 millimole per kilogram and extracellular concentration of sodium is 152 of sodium and 5 of potassium. तो यहाँ से आपको एक चीज़ बहुत क्लियर नज़र आएगी और जो हम बार बार आगे भी जाके पढ़ेंगे
कि इंट्रासेलुलर रीजन में पोटाशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और सोडियम की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और पोटाशियम की कंसंट्रेशन उससे कई गुना कम होती है। इसके अलावा इन तमाम चीज़ों के साथ एक चीज़ जो कि बॉडी में आपको नज़र आएगी वो ये कि सोडियम और पोटाशियम कई मकामात पे सेम रोल प्ले कर रहे होते हैं और कुछ मकामात पे ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होते हैं। एंटागोनिस्ट मतलब या एंटागोनिज्म मतलब ये होता है कि एक दूसरे के अपोजिट रोल प्ले करना या एक दूसरे के अपोजिटली जो है वो फंक्शन करना। तो सोडियम एंड पोटाशियम कई मकामात पर जो है वो एंटागोनिस्ट के तौर पे भी नज़र आते हैं, जबकि ज़्यादातर दोनों एक जैसे रोल प्ले करते हैं और दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट हैं फॉर बॉडी एंड वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, अब हम इनके फंक्शंस पढ़ लेते हैं और फंक्शंस के नीचे मैंने जो है वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने लिख दिए हैं ताकि जो भी एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए सोडियम और पोटाशियम की वो आपको नीचे नज़र आ सके। सो व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम? दे हेल्प टू मेंटेन द बॉडीज नॉर्मल फ्लूइड बैलेंस एंड ब्लड प्रेशर, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर by migration along a concentration and or electrochemical gradient। तो इस इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र को बेसिकली हम क्या कहेंगे, जो कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की वजह से बनती है। ये बेसिकली नर्व्स सेल में होती है या मसल सेल्स में हो रही होती है और इसको हम नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन कहते हैं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। ये वो फंक्शंस हैं कि जिसकी वजह से बॉडी मूव कर सकती है और जो है सेंसेशन हो सकती है। ये सब चीज़ें हम आगे मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। रेगुलेशन ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स। जितनी भी बॉडी में मेम्ब्रेन कहाँ पर होती हैं? बेसिकली मेम्ब्रेन का मतलब ये हुआ कि ये जो बायलेयर्स होती हैं, जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, यानी कि जो कि इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर के दरमियान होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर पोटेंशियल्स को रेगुलेट करने का मतलब ही यही है कि इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर जो ट्रांसपोर्ट है सोडियम एंड पोटाशियम की वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसकी वजह से बहुत सारे जो है वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का काम बॉडी में हो रहा होता है, ठीक है। और फर्दर फंक्शंस जो हैं उन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस की वजह से वो परफॉर्म हो रहे होते हैं। फर्दर डिटेल्स में हम इसको डिस्कस करेंगे। एंड द रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। सो दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम विद इन द बॉडी। नाउ वी विल डिस्कस द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम। And coordination of chemistry of sodium and potassium is very similar. Both ions present in a single +1 oxidation state in their solutions. Both ions are hard Lewis acids, but they are not appreciably electrophilic because of their unit positive charge and consequent low charge over radius ratio। यानी कि ये क्योंकि इनका जो एक तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, ऊपर से इनका जो चार्ज ओवर रेडियस रेशियो है वो कम है, हमने अभी लास्ट स्लाइड में ही पढ़ा है। तो दैट्स वाई ये कोई बहुत अच्छे इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं होते, ठीक है। बट दे एक्ट एज हार्ड लुइस एसिड्स, और अगर हार्ड लुइस एसिड्स के तौर पर एक्ट करेंगे तो फिर डेफिनेटली दे प्रेफर हार्ड लुइस बेसिस। इंटरेक्शंस विथ लिगेंड्स आर लार्जली आयनिक। ज़ाहिर है आयनिक नेचर होगा क्योंकि इनकी जो वही हमने शुरू में पढ़ा था कि ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो फिक्स होती है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट और दे आर हार्ड। हाइड्रेशन नंबर ऑफ सोडियम आयन इन सोल्यूशन इज़ 4 and 6 एज वेल, ठीक है। तो सोडियम आयन जो है क्योंकि वो छोटा आयन है तो वो 4 लिगेंड्स को भी जो है ऑक्यूपाई कर सकता है डिपेंडिंग ऑन देयर साइज, एंड 6 लिगेंड्स को भी ऑक्यूपाई कर सकता है, ठीक है। वाइल पोटाशियम exhibit transient hydration shell because of larger shielding from electrons
फ्रॉम इट्स न्यूक्लियस कंपेयर टू सोडियम। अच्छा ये जो पॉइंट है ना, ये ज़रा समझने का, गौर करने का पॉइंट है। हाइड्रेशन नंबर का मतलब पहले तो ये है कि हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अराउंड दी आयन। तो अगर सोडियम आयन की बात करें तो सोडियम आयन जो है वो कभी 4 वाटर मॉलिक्यूल्स को बाइंड करता है और कभी 6 वाटर मॉलिक्यूल को भी बाइंड कर लेता है विद इन इट्स फर्स्ट हाइड्रेशन शेल। जबकि पोटाशियम आयन जो है उसका हाइड्रेशन शेल ट्रांजिएंट होता है। ट्रांजिएंट मतलब चेंज होता रहता है। और क्यों चेंज होता रहता है? बिकॉज ऑफ लार्जर शील्डिंग, क्योंकि शील्डिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कौन से इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग हो रही है? जो कि इसके पोटाशियम के सराउंडिंग में मौजूद हैं। और आपको पता है सोडियम में जस्ट 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि सोडियम प्लस में जस्ट 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पोटाशियम प्लस में जस्ट 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं पोटाशियम में देन एज कम्पेयर टू सोडियम। तो इसका मतलब ये हुआ कि पोटाशियम में ज़्यादा शील्डिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की न्यूक्लियस से, ठीक है, और सोडियम में कम शील्डिंग होगी। तो इस ज़्यादा शील्डिंग की वजह से जो पोटाशियम है उसमें जो इसके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इतनी मतलब कि एक्यूरेटली ऑक्यूपाई नहीं हो सकेंगे, और पोटाशियम जो है वो इस तरीके से हाइड्रेशन शेल रखता है कि ये जैसे जैसे मूव करता रहता है इस हाइड्रेशन शेल को चेंज करता रहता है। ठीक है, जबकि जो सोडियम होता है उसका हाइड्रेशन शेल ऑलमोस्ट फिक्स होता है कि या तो वो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड होके जो है मूव करेगा, या वो 6 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड होके मूव करेगा। जबकि जो पोटाशियम है वो जो है वो ट्रांजिएंटली मूव करेगा, यानी कि जैसे जैसे आगे मूव करता जाएगा अपना हाइड्रेशन शेल चेंज करता जाएगा, कभी 4 कभी 5 कभी 6 इस तरीके से वेरी करते जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल्स। तो आप देख सकते हैं कि सोडियम आयन जब फ्री होता है तो इसका जो डायमीटर होता है नैनोमीटर में वो 0.19 होता है, जबकि जब सोडियम आयन हाइड्रेटेड हो जाता है तो इसका जो डायमीटर है वो आप देखिए कितना बढ़ जाता है, 0.5 तक पहुंच जाता है। जबकि पोटाशियम फ्री 0.27 एंड हाइड्रेटेड इट 0.46। तो इससे पता चल रहा है कि जो हाइड्रेशन शेल है पोटाशियम का वो हमेशा छोटा होता है। छोटे से मुराद ये कि कम वाटर मॉलिक्यूल होते हैं पोटाशियम के हाइड्रेशन शेल में, जबकि सोडियम जो है वो हमेशा जो है वो ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल को अपने साथ रखता है। में एक तो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, क्योंकि सारे सबसे ज़्यादा तो जो मौजूद है बॉडी में वो वाटर है, तो यानी ये दोनों आयन सबसे ज़्यादा जो सर्वाइव करते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ सर्वाइव करते हैं, इसीलिए हमने हाइड्रेशन शेल के बारे में पढ़ा। इसके अलावा बॉडी में मौजूद डिफरेंट लिगेंड ग्रुप्स हैं जिनके साथ भी पोटाशियम और सोडियम जो हैं वो बाइंड करते हैं जब वो मूव करते हैं, ट्रांसपोर्ट होती है उनकी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह या इंट्रासेलुलर रीजन से एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन। और ये ट्रांसपोर्ट क्यों ज़रूरी है ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ये ट्रांसपोर्ट क्यों ज़रूरी है। द कैपेसिटी ऑफ पोटाशियम एंड सोडियम टू बाइंड साइमल्टेनियसली to 4 or more ligand groups and their concentrations in biological fluids gives them advantages over proton। यानी एक तो पोटाशियम और सोडियम की कैपेसिटी है वैसे ही कि वो एक साथ 4 या 4 से ज़्यादा लिगेंड्स को बाइंड कर सकता है, और फिर इनकी अपनी कंसंट्रेशंस भी हैं जो बायोलॉजिकल फील्ड्स में अच्छी खासी हैं, होती हैं, अच्छे खासा मौजूद होते हैं ये अदर दैन प्रोटॉन की निस्बत। तो इसी वजह से प्रोटॉन की निस्बत इनकी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है पोटाशियम और सोडियम की कि ये मुख्तलिफ लिगेंड्स को अपने साथ बाइंड करें। सिलेक्टिव complexing agents such as the Cron ethers and the naturally occurring ionophores। अच्छा, अब ये सिलेक्टिव कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स कौन से हैं जो कि जैसे कि क्राउन ईथर्स, ठीक है, तो बॉडी में बेसिकली क्राउन ईथर्स जो हैं वो पाए जाते हैं। और ये क्राउन ईथर्स क्या होते हैं ये आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं कि इनका क्या स्ट्रक्चर होता है।
ठीक है। लेकिन ज़ाहिर है ईथर्स हैं तो इनमें ROR की जो है इनका फंक्शन ग्रुप होता है, यानी कि कार्बन चेन, फिर ऑक्सीजन और फिर कार्बन चेन, ठीक है, ये इनका फंक्शन ग्रुप होता है। लेकिन क्रॉन ईथर्स जो हैं वो बेसिकली आप कह लें कि पॉलीमर्स टाइप होते हैं, या बहुत बड़े बड़े मैक्रो साइज जो है वो मॉलिक्यूल्स होते हैं और बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं। एंड दी नेचुरली अकरिंग आयनोफोर्स, नेचुरली अकरिंग तो ज़ाहिर है वर्ड से ही समझ में आ रहा है क्या है। आयनोफोर्स क्या है? ये आयनोफोर्स जो हैं ये भी हमारी बॉडी में मुख्तलिफ लिगेंड्स होते हैं, जो लिगेंड्स इसलिए होते हैं क्योंकि इनके पास ऑक्सीजन ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, किसी के पास नाइट्रोजन ग्रुप्स भी होते हैं, और ये अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको शेयर कर सकते हैं और मेटल्स के साथ कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, इसीलिए इनको आयनोफोर्स कहते हैं। तो बॉडी में मौजूद क्रॉन ईथर्स एंड नेचुरली अकरिंग आयनोफोर्स जो होते हैं वो भी जो है सोडियम और पोटाशियम की बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। एक्सप्लॉइट क्लेशन एंड differences in the size of the ions to achieve respectable affinities and selectivity. These same factors are used by proteins in providing binding sites for the ions. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर डिस्कस हो रहा है। यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि एक तो नेचुरली अकरिंग आयनोफोर्स एंड ईथर्स, यानी कि नेचुरली अकरिंग स्मॉल मॉलिक्यूल्स लिगेंड एंड नेचुरली अकरिंग प्रोटीन्स, ठीक है। अब इनको ये बहुत फ़ायदा उठाती हैं सोडियम और पोटाशियम की मौजूदगी का बॉडी में, और ये इनको बाइंड करते हैं। अब बाइंड करने में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वहाँ पर सिलेक्टिविटी आती है कि कुछ आयंस सेलेक्टिवली सोडियम को बाइंड करते हैं और कुछ आयंस सेलेक्टिवली पोटाशियम को बाइंड करते हैं, या कुछ प्रोटीन्स सेलेक्टिवली सोडियम को बाइंड करती हैं और कुछ प्रोटीन्स सेलेक्टिवली पोटाशियम को बाइंड करती हैं। तो ये आपको सामने एक छोटी सी एग्जांपल दिखाई गई है जिसमें ये आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो मेजर फैक्टर होता है इस सिलेक्टिविटी का वो साइज़ होता है। क्योंकि पोटाशियम का साइज़ बड़ा है एज़ कम्पेयर टू सोडियम, तो नॉर्मली जो क्राउन ईथर्स हो गए या जो प्रोटीन्स हो गई जिनके के ऑक्सीजन ऑक्सीलेट ग्रुप्स होंगे जिससे कि, या कार्बोनाइल ग्रुप्स के ऑक्सीजन होंगे जिससे कि ये मेटल आयंस बाइंड कर रहे होंगे, तो उनमें ये होता है कि पोटाशियम जो है वो बहुत अच्छे से अकोमोडेट हो जाता है, जबकि सोडियम जो है वो उनके हिसाब से, यानी कि जिस तरीके से वो स्पेस में उनकी एक कॉन्फ़िगरेशन होती है उस लिहाज से अगर देखा जाए तो सोडियम जो है वो ज़्यादातर जो है वो उधर जहाँ पर पोटाशियम बाइंड हो सकता है वहाँ पर सोडियम हमेशा छोटा रहता है, हमेशा वहाँ पर मिसमैच रहता है। एंड डेफिनेटली यही बात सोडियम के लिए वैलिड है कि जहाँ पर सोडियम जो है वो फिक्स होगा तो वो बाइंडिंग साइड हमेशा पोटाशियम के लिए छोटी रहेगी और पोटाशियम वहाँ पर फिक्स नहीं हो सकेगा। तो ये सिलेक्टिविटी है बॉडी में सोडियम और पोटाशियम की, जिसकी वजह से हालांकि सोडियम और पोटाशियम की प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, दोनों अल्कली मेटल्स हैं, दोनों पर +1 चार्ज है, दोनों हार्ड एसिड्स हैं, लेकिन फिर भी जो नेचुरली अकरिंग लिगेंड्स हैं एंड प्रोटीन्स हैं वो सिलेक्टिवली या तो पोटाशियम को बाइंड करती हैं या सोडियम को, डिपेंडिंग अपॉन देयर ओन साइज एंड देयर बाइंडिंग साइट, ठीक है ना। जो उनकी अपनी साइज़ होता है, जैसे लिगेंड्स हैं तो वो क्लेट बना रहे हैं तो उनके बीच में आप मतलब उनकी बाइंडिंग में आप कितना साइज़ बचा है जिसमें कौन सा मेटल आयन फिट हो सकता है, या प्रोटीन है तो उसकी बाइंडिंग साइट पर कौन सा आयन फिट हो सकता है। तो इस सिलेक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि पोटाशियम बाइंड होगा या सोडियम बाइंड होगा, और इस तरीके से सोडियम और पोटाशियम की ट्रांसपोर्ट होती है इन ओवरऑल आवर बॉडी। देन अब अगर सोडियम और पोटाशियम जो है वो ट्रांसपोर्ट इनकी है और जो है ये मूव करते हैं बॉडी में, इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर बिहेव करते हैं, और मूव करने के लिए इनको लिगेंड्स नेचुरली अकरिंग चाहिए होते हैं या प्रोटीन्स चाहिए होती हैं। तो इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर? इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर मतलब एक से ज़्यादा सेल जिनमें एग्जिस्ट करते हों, यानी कि ये जितने भी
एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बॉडी हो गई, इवन प्लांट्स हो गए, ठीक है, ये सारे के सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. सोडियम इज फाउंड मोस्टली आउटसाइड द सेलुलर कंपार्टमेंट. आउटसाइड द सेलुलर कंपार्टमेंट जिस वर्ड को हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है. वाइल पोटाशियम इज लार्जली फाउंड इंट्रासेलुलर, ठीक है. इंट्रासेलुलर मीन्स इनसाइड द सेल. और ये हमने जब हम पीछे देख रहे थे तो हमने कंसंट्रेशन में भी ये चीज़ देखी थी कि जो इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन होती है वो पोटाशियम की ज़्यादा होती है, यानी पोटाशियम ज़्यादातर इंट्रासेलुलर पाया जाता है, और एक्स्ट्रा सेलुलर कंसंट्रेशन सोडियम की ज़्यादा होती है क्योंकि सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर ज़्यादातर पाया जाता है. टू मेंटेन द करेक्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स बिटवीन द साइटोसोल मतलब इनसाइड द सेल एंड द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, ठीक है. यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल जो है वो मेंटेन रहता है. इसको हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं. कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब कि सोडियम आउटसाइड द सेल ज़्यादा है और इनसाइड द सेल कम है, ठीक है. ये एक ग्रेडियंट बना हुआ है, ठीक है. और पोटाशियम का एक ग्रेडियंट बना हुआ है कि वो इनसाइड द सेल ज़्यादा है और आउटसाइड द सेल कम है, ठीक है. ये उसका अपना एक ग्रेडियंट बना हुआ है इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर रीजन के दरमियान, ठीक है. अब ये क्यों ज़रूरी है? सो दिस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस टू एसरटेन द स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ दीज आयंस, ठीक है. क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जितने भी स्पेसिफिक फंक्शंस हैं इन दोनों आयंस के, उनको परफॉर्म करने के लिए ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़रूरी है. और वो फंक्शंस कौन कौन से हैं? सच एज कंट्रोलिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर हमने अभी पढ़ा था कि मेम्ब्रेन्स पर होता है, लिपिड बैरियर्स पर, एंड सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स डेफिनेटली ट्रिगरिंग दी सिग्नल ट्रांसडक्शन हमने पढ़ा था जब हम मेटल्स के फंक्शंस पढ़ रहे थे, मेटालोप्रोटीन्स के, एंड एक्टिवेटिंग एंजाइम्स, ठीक है. तो जितने फंक्शंस हैं सोडियम और पोटाशियम के, जो भी वो बैलेंस कर रहे हैं, जैसे भी वो इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर बिहेव कर रहे हैं, सिग्नल ट्रांसडक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, एंजाइम्स को एक्टिवेट कर रहे हैं, ये तमाम के तमाम फंक्शंस जब ही प्रॉपर होंगे जब इनका प्रॉपर या करेक्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा बिटवीन साइटोसोल यानी इनसाइड द सेल एंड द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, ठीक है. तो ये इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल जो स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, इसकी रिक्वायरमेंट होती है, और सोडियम और पोटाशियम को वो मुस्तकिल बैलेंस करना होता है, और तभी जो है ये तमाम फंक्शंस जो हैं ये अच्छी तरीके से परफॉर्म हो सकते हैं. तो अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम है एज इलेक्ट्रोलाइट्स, ये किस तरीके से फिर परफॉर्म होती है? जब हमने ये चीज़ पढ़ ली कि भाई आउटसाइड द सेल सोडियम ज़्यादा होता है एंड इनसाइड द सेल पोटाशियम ज़्यादा होता है, तो अब अगर इसके उल्टा हो गया और सोडियम जो है वो इनसाइड द सेल चला गया ज़्यादा और पोटाशियम आउटसाइड द सेल चला गया ज़्यादा, या आ गया कहीं से राइट से आ गया, तो अब इसको जाहिर सी बात है फ़ौरन के फ़ौरन बैलेंस करना है. तो ये अब बैलेंस कैसे होंगे? In order to adjust the intra and extracellular concentrations of sodium and potassium, it is essential that these ions can cross the membrane of the cells. ठीक है, जाहिर सी बात है कि अब अगर इनको इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में अपने आप को बैलेंस करना है तो ये जब भी कर सकते हैं जब ये उस मेम्ब्रेन को, जो सेल मेम्ब्रेन है, उसको क्रॉस कर सकें. लेकिन क्या ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं? ठीक है, नहीं क्रॉस कर सकते. क्यों नहीं क्रॉस कर सकते सेल मेम्ब्रेन को? क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसका स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो वो कम्प्लीटली हाइड्रोफोबिक होता है, जबकि सोडियम एंड पोटाशियम क्या हैं? सोडियम एंड पोटाशियम जो हैं ये तो आयनिक चार्जेस हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं. तो ये चार्ज मॉलिक्यूल्स जो हैं ये हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन को कैसे क्रॉस करेंगे? ऑफ कोर्स देयर एग्जिस्ट सम मैकेनिज्म. Such a transmembrane transport can be passive मतलब via diffusion, ठीक है, और active by use of an ion pump.
तो जनाब इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए सोडियम और पोटाशियम की एक पूरी ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म एग्जिस्ट करती है, और वो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म पैसिव भी हो सकती है, यानी कि जस्ट डिफ्यूजन के थ्रू जो है वो विदाउट एनी एनर्जी यूटिलाइजेशन जो है ट्रांसपोर्ट हो जाए, या फिर वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी और उस एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए आयन पंप का इस्तेमाल किया जाएगा, और आयन पंप जो होते हैं वो एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। तो अब वो कौन सी जो है वो बॉडी में वो कौन सी लिगेंड्स हैं या वो कौन सी प्रोटीन्स हैं जो कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होती हैं, और वो कौन से हैं जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होते हैं। सिंस द लिपोफिलिक सेल मेम्ब्रेन इज impermeable for the hydrated hydrophilic sodium and potassium ions, transport mediators ionophores can be employed। ठीक है, अब ये वही बात है जो मैं इतनी देर से आपको बता रही हूँ कि हाइड्रोफोबिक सेल मेम्ब्रेन्स क्योंकि हाइड्रेटेड हाइड्रोफिलिक सोडियम कर सकती, दैट्स वाई जो है उनको आइनोफोर्स चाहिए होंगे, मीडिएटर्स चाहिए होंगे इस ट्रांसपोर्ट को अंजाम देने के लिए। ठीक है, अब ये मीडिएटर्स क्या हैं? ऑल्टरनेटिवली एंड मोर एफिशिएंटली द ट्रांसपोर्ट कैन अकर अलोंग आयन चैनल्स इन द मेम्ब्रेन। ठीक है, और अगर आइनोफोर्स नहीं मिले यानी कि लिगेंड्स नहीं मिले बॉडी के अंदर, तो फिर ऑल्टरनेटिवली क्या होगा, वो आयन चैनल्स को यूज करेंगे। आयन चैनल्स क्या है? आयन चैनल्स बेसिकली प्रोटीन चैनल्स होते हैं। ठीक है, तो कलेक्टिवली अगर हम देखें तो ये जो ट्रांसपोर्ट है सोडियम एंड पोटाशियम की, ये बहुत जिसे कहते हैं कि ब्रॉड है, और इसमें यह है कि या तो ये नेचुरली अकरिंग आइनोफोर्स को यूज़ करेगी जो बॉडी में मौजूद होते हैं, या फिर ये नेचुरली अकरिंग आयन चैनल्स को यूज़ करेगी। लेकिन जो आयन चैनल्स होंगे डेफिनेटली वो स्पेसिफिक होंगे। जो सोडियम का होगा वो सिर्फ सोडियम को पास करेगा, जो पोटाशियम का होगा वो सिर्फ पोटाशियम को पास करेगा। और इसी तरीके से आइनोफोर्स जो होते हैं वो भी सिलेक्टिव होते हैं। जो सोडियम के लिए स्पेसिफिक है, जो सोडियम को बाइंड कर सकता है वो सिर्फ सोडियम को बाइंड करेगा, और जो पोटाशियम को बाइंड कर सकता है सिर्फ वो पोटाशियम को बाइंड करेगा। ठीक है, तो ये दिखाई गई है किस तरीके से जो है वो एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट हो सकती है। अभी तक जो कुछ हम पढ़ रहे हैं वो पैसिव ट्रांसपोर्ट है। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है? मूव्स आयंस डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड रिक्वायरिंग नो एनर्जी सोर्स। अभी डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब ये हुआ कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रही है, और हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाने के लिए जो है वो किसी किस्म की एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। और ये पैसिव ट्रांसपोर्टर्स जो होते हैं ये आइनोफोर्स होते हैं, यानी नेचुरली अकरिंग लिगेंड्स विद इन द बॉडी, एंड आयन चैनल्स यानी कि प्रोटीन चैनल्स होते हैं। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होती है वो मूव्स द आयंस अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब ये अगेंस्ट मतलब क्या हुआ? मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाना, जो कि पॉसिबल नहीं होता जब तक कि, एंड दैट्स व्हाई इट रिक्वायरिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलिसिस। ठीक है, और बॉडी में जो एनर्जी का सोर्स होता है वो बेसिकली एटीपी हाइड्रोलिसिस होती है। तो एटीपी हाइड्रोलिसिस के थ्रू वो एनर्जी एक्वायर करते हैं और फिर अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है मूव करते हैं। और इन एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स की मिसाल है आयन पंप्स। ठीक है, तो आइनोफोर्स एंड आयन चैनल्स आर पैसिव ट्रांसपोर्टर्स, हाउएवर आयन पंप्स आर एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स। ठीक है, ये आप मिसाल भी देख रहे हैं कि ये हाइड्रेटेड जो है वो मेटल आयन है, और जब इसको इस मेम्ब्रेन से पास होना है तो जो है ये आइनोफोर्स को बाइंड करेगा। इसका हाइड्रेटेड शेल यानी इसके वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं इसको छोड़ देंगे और लिगेंड इसको बाइंड कर देगा, नेचुरली अकरिंग लिगेंड इसको बाइंड कर लेगा, और फिर ये पूरा का पूरा जब नेचुरली अकरिंग लिगेंड से बाइंड हो जाएगा तो आउटसाइड जो इसकी लेयर होगी वो हाइड्रोफोबिक होगी। ठीक है, इनसाइड तो ठीक है वो अपने हाइड्रोफिलिक एटम से ही
मेटल को बाइंड करेगा, लेकिन आउटसाइड जो है वो उसकी जो कोर होगी वो हाइड्रोफोबिक होगी, जिस वजह से वो हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन से इजीली पास हो जाएगा। और जब ये हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन से मुकम्मल तौर पे पास हो जाएगा तो फिर ये लिगेंड रिमूव हो जाएगा और दोबारा से जो वो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो मेटल आयन को बाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये तो हो गई जो आयनोफोर्स होते हैं, नेचुरली अकरिंग लिगेंड्स होते हैं बॉडी में, उनकी ट्रांसपोर्ट। और अगर हम आयन चैनल की ट्रांसपोर्ट देखें तो चैनल्स के नॉर्मली एक पोर होता है, एक रास्ता होता है जिससे गुजरना होता है, और ये जब चैनल पोर से गुजरेगा मेटल आयन तो उस वक्त ये जो है वो नेकेड होगा, यानी कि इसके साथ कोई भी वाटर मॉलिक्यूल मौजूद नहीं होगा, और ये विदाउट वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इस चैनल पोर में से गुजरेगा, और जैसे ही ये चैनल पोर में से गुजर जाएगा तो फिर वाटर मॉलिक्यूल इसको दोबारा से बाइंड कर लेंगे। So this is the transport mechanism of sodium and potassium। पैसिव होती है तो आयनोफोर्स एंड आयन चैनल्स इन फॉर्म होते हैं, इसमें कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती, जबकि एक्टिव होती है तो इसमें एनर्जी चाहिए होती है जो कि एटीपी हाइड्रोलिसिस से मिलती है, और अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है, और आयन पंप्स यूज़ होते हैं। ये जो मिसाल हमने सामने देखी वो आयनोफोर्स और आयन चैनल्स की थी, आगे जाके हम आयन पंप को देखेंगे। अब ये एग्जाम्पल्स हैं। इससे पहले कि हम आयन पंप्स की तरफ जाएं, हम पहले जो है एग्जाम्पल्स देख लेते हैं आयनोफोर्स की एंड चैनल फॉर्मर्स या प्रोटीन चैनल्स की। तो आपके सामने ये दो एग्जाम्पल्स हैं। एक एग्जाम्पल जो है ये आयनोफोर की है जो कि वेलिनोमाइसिन है, और एक एग्जाम्पल जो है ये है ग्रामिसिडिन ए, ग्रामिसिडिन ए जो कि प्रोटीन चैनल है एंड स्पेसिफिक है। ठीक है, सो आयनोफोर्स मीन ion carriers are lipid soluble in entities that reversibly bind ions and transport them across a hydrophobic cell membrane such as lipid bilayer. Two broad classifications of ionophores are carrier ionophores and channel formers। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये वही बात है जो हम कर रहे हैं कि आयनोफोर्स का मतलब आयन कैरियर्स होते हैं, और ये रिवर्सिबल भी बाइंड करते हैं, मतलब कि ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट कैरियर्स होते हैं और ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए काम में आते हैं, और जैसे ही वो ट्रांसपोर्ट का मकसद पूरा हो जाता है तो फिर ये इसको मेटल आयन को जो है वो छोड़ देते हैं। और दो तरह के होते हैं, कैरियर आयनोफोर्स हो सकते हैं और चैनल फॉर्मर्स हो सकते हैं। ये जो चैनल फॉर्मर्स होते हैं आयनोफोर्स, ये बेसिकली फिर प्रोटीन ही बन जाते हैं और इनके अंदर एक चैनल बन जाता है। सो कैरियर आयनोफोर्स की एग्जांपल जो कि वेलिनोमाइसिन है आपके सामने, बाइंड अ पर्टिकुलर आयन एंड शील्ड इट्स चार्ज फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। एग्जांपल इज वेलिनोमाइसिन। अब ये आप बहुत खूबसूरती से इसको देख सकते हैं कि ये जो है इसके सारे जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है यानी ऑक्सीजन ग्रुप्स हैं वो अंदर की तरफ हैं, और यहाँ पर जो है वो मेटल बाइंड हो सकता है, और आउटसाइड अगर आप देखें तो इसके सारे हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स जो है वो आउटसाइड। ठीक है, ये इसके स्ट्रक्चर की खूबसूरती है। ठीक है, और जिस वजह से ये मेटल आयन को बाइंड करेगा। वेलिनोमाइसिन is a molecule that transports selectively a single potassium cation, is made up of 12 alternating valine amino acids and esters to form a macrocyclic molecule. 12 carbonyl groups are essential for the binding of metal ions and also for solvation in polar solvent। जाहिर है पोलर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्वेशन करेंगे और मेटल आयन को बाइंड करेंगे तब भी तो मूव करेंगे ना, तो दैट्स वाई दिस इज द रिक्वायरमेंट जो स्ट्रक्चर की है। इसके अलावा चैनल फॉर्मर्स में आप देख सकते हैं, चैनल फॉर्मर्स इंट्रोड्यूस अ हाइड्रोफिलिक पोर इनटू द मेम्ब्रेन। ठीक है, चैनल फॉर्मर्स और जो है वो आयनोफोर्स में ये फ़र्क आप देख सकते हैं। ठीक है कि आयनोफोर्स में तो में भी बेसिकली है तो इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप्स ही जो कि इसके इनसाइड है, लेकिन इसे इधर पोर नहीं बनाई हुई बल्कि इधर से इसने जो ना ये बाइंडिंग साइड है जिस पर ये मेटल बाइंड कर जाएगा।
जबकि ये जो चैनल फॉर्मर्स होते हैं इनके दरमियान ये ना एक रास्ता बना लेते हैं, ठीक है, एक रास्ता बना लेते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है और ये बीच में ये मेटल लाइन भी आपको नज़र आ रहा है। ये एक रास्ता बना लेते हैं और उस रास्ते में से सिर्फ और सिर्फ मेटल लाइन गुजर सकता है, ठीक है। तो allowing ions to pass through without coming into contact with the membrane without coming into the contact with the membrane's हाइड्रोफोबिक इंटीरियर, ठीक है। अब जो मेम्ब्रेन का इंटरनल अब ये मेम्ब्रेन का बेसिकली यहाँ पर जो है ना ये हाइड्रोफोबिक इंटीरियर होगा, जो इस वक्त तस्वीर में नहीं दिखाया गया, स्किप किया गया है तस्वीर की क्लैरिटी के लिए। लेकिन बहरहाल यहाँ पर जो है वो लिपोफिलिक मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन इन लिपोफिलिक मॉलिक्यूल्स के साथ आप देख सकते हैं मेटल का कोई कांटेक्ट नहीं है, क्योंकि मेटल के लिए जो है वो ये अमाइनो एसिड्स ने एक रास्ता बना दिया है, जिस वजह से इनके अपने हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स बाहर की तरफ हैं और बीच से इन्होंने रास्ता क्लियर कर दिया है। डेफिनेटली उस रास्ते में ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन्स होंगे जो कि बारी बारी इस आयन के साथ इंटरेक्ट करते जाएंगे और बारी बारी इस आयन को पास करते जाएंगे। So channel forming ionophores are usually large proteins. Example is gramicidin A. Gramicidin A is a channel former antibiotic protein in a dimeric form. ठीक है, ये dimeric form में चैनल बनाता है। पोटाशियम एंड सोडियम आयंस कैन ट्रेवल थ्रू these pores freely via diffusion. freely via diffusion का मतलब यही है कि they are passive transporters. ये आप इजीली देख सकते हैं कि वेलिनोमाइसिन एंड पोटाशियम का कॉम्प्लेक्स कि ये स्ट्रक्चर एंड सिलेक्टिविटी आपको नज़र आ रही है। और ये जो साइज़ होता है इस एरिया का, जो कि वेलिनोमाइसिन की वजह से मॉलिक्यूल के अंदर जो खाली होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ पोटाशियम बाइंड कर सकता है, ठीक है। सोडियम बाइंड नहीं कर सकता। और सोडियम क्यों नहीं बाइंड कर सकता, हम पहले ही देख चुके हैं कि जो सोडियम है उसका साइज़ जो है वो काफ़ी छोटा होता है और इधर जो इतनी स्पेस है यहाँ पर जो है वो पोटाशियम बाइंड कर सकता है, सोडियम बाइंड नहीं कर सकता। ये आप रीज़न भी देख सकते हैं। इस स्पेस का जो साइज़ है वो 1.33 एंगस्ट्रॉम है और सोडियम का अपना जो साइज़ होता है 0.95 एंगस्ट्रॉम होता है। और जाहिर सी बात है ये इतना छोटा है तो फिर ये 1.33 एंगस्ट्रॉम में कैसे फिट होगा, ठीक है। तो दैट्स वाई जो वेलिनोमाइसिन है इट इज़ वेरी स्पेसिफिक फॉर पोटाशियम। ओके, अब ये जो मैंने पिछली स्लाइड में इतना ज़्यादा पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात की और अब हमारे पास आयन पम्प्स आ गए हैं, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट आ गई है। तो इसमें एक तो मैं आपको बता भी देती हूँ, वैसे भी अभी बताती भी आ रही हूँ कि पैसिव क्या होती है, एक्टिव क्या होती है, और साथ में ना अब आपको ये नज़र भी आ रहा है स्क्रीन के ऊपर कि किस तरीके से एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो हो रही होती है। मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। पहले मैं आयन पम्प्स को बता दूँ। Ion pumps are transmembrane proteins that move ions across a membrane against their concentration gradient. मैं पहले भी बता चुकी हूँ, against concentration gradient मतलब होता है लो concentration से हाई concentration की तरफ मूव करना है, and definitely ये मुश्किल होता है। In contrast to आयन चैनल्स, और आयन चैनल्स से अपोजिट मतलब आयन चैनल्स वो होते हैं जो कि पैसिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो कि विदाउट एनी एनर्जी होता है और पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है। अब ये आपको इधर नज़र आएगा। अच्छा, अब ये जो आयन पम्प्स होते हैं फिर ये किस तरह वर्कआउट करते हैं और कैसे ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं। दीज एंजाइम्स कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, ठीक है। अब इनको एनर्जी चाहिए होती है जो कि ये कन्वर्ट करते हैं मुख्तलिफ सोर्सेज से, एटीपी से, सनलाइट से, रिडॉक्स रिएक्शन से, ठीक है, टू पोटेंशियल एनर्जी। अब ये इन तमाम एनर्जीज को चेंज करते हैं पोटेंशियल एनर्जी में, स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। This energy is then used by secondary transporters to drive vital cellular processes, ठीक है। और यही एनर्जी जो है ये फिर आगे मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ सेलुलर प्रोसेसेस में यही एनर्जी यूज़ हो रही होती है। ओके, अब हम ज़रा देख लेते हैं कि कैसे जो है वो
जो है चैनल्स कर रहे होते हैं काम, और कैसे जो है वो पंप्स काम कर रहे होते हैं। तो ये आपके सामने जो है इस वक्त 4 चैनल्स हैं। ये यूनिपोर्ट चैनल है। यूनिपोर्ट मतलब सिर्फ एक ही आयन है और एक ही रास्ता है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर से आयन्स आ रहे हैं और इंट्रा सेलुलर जा रहे हैं, ठीक है। ये आयन चैनल है लेकिन यूनिपोर्ट है। ये सिम्पॉट का मतलब ये हो गया कि इसमें आप देखेंगे 2 आयन्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है लेकिन एक ही साइड से, यानी दोनों आयन एक्स्ट्रा सेलुलर आ रहे हैं और इंट्रा सेलुलर जा रहे हैं, ठीक है। एंटीपोर्ट क्या होता है? एंटीपोर्ट होता है कि एक साइड से एक आयन आएगा और दूसरे साइड से दूसरा आयन जाएगा, ठीक है। तो ये आप इजीली देख सकते हैं एंटीपोर्ट को कि किस तरीके से एक्स्ट्रा सेलुलर एक आयन आ रहा है और इंट्रा सेलुलर दूसरा आयन आ रहा है। लेकिन और ये गेटेड चैनल हैं। गेटेड चैनल मतलब इनके गेट्स जब खुलते हैं जब कोई स्पेसिफिक बाइंडिंग होती है इनके साथ। जैसे ये आप बाइंडिंग देख रहे हैं, ये नीचे से इनका गेट बंद है, जब इनका गेट खुलेगा, ठीक है, तो आयन्स जो हैं वो पास हो जाएंगे। सो ऑल ऑफ दीज चैनल्स आर basically passive transport. Okay, now what is active transport? So active transport में ये आप देख रहे हैं, ये आयन पंप है, और आयन पंप जब भी वर्कआउट कर रहा है, जब एटीपी हाइड्रोलिसिस हो रही है, फॉस्फोराइलेशन हो रही है, और आप देख रहे हैं किस तरीके से सोडियम एंड पोटाशियम जो है वो पंप हो रहे हैं इनसाइड एंड आउटसाइड। इसको मज़ीद क्लैरिफाई करने के लिए और एक बहुत इम्पॉर्टेंट आयन पंप पढ़ने के लिए सोडियम और पोटाशियम का हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टर ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम एंड दिस इज नोन एज सोडियम पोटाशियम पंप, और इसको सोडियम पोटाशियम एटीपेज भी कहते हैं। ओके, अब आप इसका फंक्शन देखें। फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, अच्छा थोड़ा सा इसको मैं चलने देती हूँ तो फिर इसके बाद शुरू करती हूँ क्योंकि ये काफ़ी आगे पहुँच चुका है, ठीक है। हाँ, ओके, नाउ अब ये फर्स्ट पार्ट इसका दोबारा से शुरू होगा, और यहाँ पर मैंने ऊपर इसको बताया हुआ भी है, ठीक है। सोडियम जो है वो फ्रॉम इनसाइड द सेल जो है वो बाइंड हो रहा है और फिर इसमें फॉस्फोराइलेशन हो रही है, ठीक है। फॉस्फोराइलेशन से अब इस क्या होगा, कन्फर्मेशन चेंज आ गया इस एटीपेज में, और सोडियम आयंस जो हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में चले गए। वहीं एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट से पोटाशियम आया, और पोटाशियम के आने से डीफॉस्फोराइलेशन हो गई, कन्फर्मेशनल चेंज हुआ, और पोटाशियम इनसाइड द सेलुलर स्पेस अपनी जगह में वापस चला गया। इनसाइड द सेलुलर सोडियम जो कि यहाँ पर गलत मतलब एक्स्ट्रा है वो वापस गया, फॉस्फोराइलेशन हुई, और पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू हो गया, ठीक है। आप इस प्रोसेस को बार बार देख सकते हैं, ये वीडियो यहाँ पर मौजूद है और आपको आराम से मिल भी सकती है। सोडियम पोटाशियम पंप के नाम से बहुत सारी वीडियोस इंटरनेट पे मौजूद हैं, ठीक है। इसका ओवरऑल जो प्रोसेस है वो आप देख सकते हैं। फर्स्ट प्रोसेस में सोडियम आयन बाइंड करते हैं पंप से। जब सोडियम आयन बाइंड करते हैं तो इस सोडियम आयन की बाइंडिंग की वजह से जो है फॉस्फोराइलेशन हो जाती है एटीपी की। जब फॉस्फोराइलेशन होती है तो कन्फर्मेशनल चेंज होता है प्रोटीन में। इस कन्फर्मेशनल चेंज की वजह से जो सोडियम है वो आउटसाइड द सेल रिलीज हो जाते हैं, और पोटाशियम आउटसाइड द सेल जो है वो आके बाइंड कर जाते हैं इस एटीपेज के साथ। जैसे ही पोटाशियम बाइंड करते हैं इसमें जो है वो ऐसी चेंजेस आती हैं जिस वजह से इसकी जो है फॉस्फेट ग्रुप जो लगा हुआ था, जो फॉस्फोराइलेशन हुई थी, उसकी डीफॉस्फोराइलेशन होती है, ठीक है। और ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये रिलीज होता है, ये डीफॉस्फोराइलेशन होती है। जैसे ही डीफॉस्फोराइलेशन होती है प्रोटीन की कन्फर्मेशन चेंज हो जाती है, और प्रोटीन दोबारा से जो है वो अपनी पहली वाली स्टेट में, ये देख रहे हैं ये पहली स्टेट इसकी ऐसी थी, ये अपनी पहली कन्फर्मेशन स्टेट में वापस आ जाती है, और जो पोटाशियम आयंस हैं वो इनसाइड द सेल रिलीज हो जाते हैं। और फिर ये साइकिल कंटिन्यूज होगी क्योंकि यही वो फर्स्ट स्टेज थी जहाँ से ये साइकिल जो है वो चली थी, ठीक है। तो इस तरीके से सोडियम पोटाशियम पंप काम करता है, और सोडियम पोटाशियम पंप जब काम करता है तो सोडियम आयंस जो है और पोटाशियम आयंस जो है वो अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो मूव होते हैं,
ठीक है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और भी है जो कि आपने इसमें शायद फील की हो कि 3 सोडियम आयंस मूव करते हैं, ठीक है। कहाँ से? इंट्रा सेलुलर रीजन से एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन जाते हैं। सो 3 सोडियम आयंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3 sodium ions transport from intracellular region to extracellular region, and 2 potassium ions transport from extracellular region to intracellular region, ठीक है। So this is the whole process of sodium potassium pump. Now what is the purpose of this pumping sodium and potassium across the membrane? अब क्यों ये पंपिंग हो रही है? ट्रांसपोर्ट हो रही है तो ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो रही है, समझ में आ रहा है, लेकिन इस ट्रांसपोर्ट की वजह से हो क्या रहा है, इसका फायदा क्या है? बहुत बड़ा फायदा है इसका। Sodium and potassium ions are pumped in opposite directions across the membrane by sodium-potassium ATPase, building up a chemical and electrical gradients. These gradients are, अब ये most important point है, these gradients are used to propagate electrical signals that travel along nerves. These gradients are also employed to drive other transport processes, ठीक है। तो इस तमाम प्रोसेस से जो इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल ग्रेडियंट्स बने हैं, ये ग्रेडियंट्स जो हैं ये यूज़ होंगे नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन एंड अदर ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस, ठीक है। तो ये तमाम की तमाम जो एक्सप्लेनेशन जो अभी तक आपने पढ़ी, जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म पढ़ी सोडियम एंड पोटाशियम की, ये सब की सब जो है ये क्या बता रही है? ये बता रही है कि किस तरह सोडियम एंड पोटाशियम एज एन इलेक्ट्रोलाइट बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं, मूव करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, और किस तरह उनकी ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ग्रेडियंट्स प्रोड्यूस होते हैं मेम्ब्रेन्स के ऊपर, और उन ग्रेडियंट्स की वजह से जो है वो सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं, और सिग्नल ट्रैवल करते हैं तो हम खुद भी ट्रैवल करते हैं, यानी हम खुद भी मूव करते हैं, हम सुनते हैं, हम बोलते हैं, हम चलते हैं। तो जितने भी सिग्नल्स हैं जो हम रिसीव करते हैं और फिर उस पर एक्ट करते हैं, वो सब का सब कब मुमकिन है? जब नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन मुमकिन है। और नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन कब मुमकिन है? जब ये इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट प्रोड्यूस हो। ये इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट कब प्रोड्यूस होगा? जब सोडियम पोटाशियम एटीपेस अपना काम करेगा और मुख्तलिफ आयन चैनल्स अपना काम करेंगे और सोडियम एंड पोटाशियम का जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसको जनरेट करेंगे इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। ये पूरी कहानी है। और फाइनली जो है आप देख सकते हैं नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, एक्शन पोटेंशियल प्रोपगेशन, ठीक है। किस तरीके से ये जो है ये आपका जो है ये पूरा नर्व का जो है ये एक एक्सॉन दिखाया गया है, और यहाँ से सिग्नल्स जो हैं ये यहाँ पर जाएंगे और फिर दूसरे नर्व में चले जाएंगे, ठीक है। जिस तरीके से सिग्नल एक नर्व से दूसरी नर्व में जाते हैं और इस तरीके से ट्रैवल करते करते जो है वो फाइनली जहाँ पर जाना होता है वहाँ चले जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं सिग्नल्स आएंगे, अभी आएंगे सिग्नल्स, आप देखिएगा अभी ये आए, ठीक है। सिग्नल्स आते हैं तो फिर ये सारा काम होता है। ये आप देख सकते हैं इनसाइड एंड आउटसाइड दी सेल ये मैकेनिज्म चलती है, जिस वजह से ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल बनता है, ठीक है। जब ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल बनता है तो कैसे जो है वो आप मूव करते हैं। ये सारी कहानी नीचे लिखी हुई है, ठीक है, कि हाँ कैसे जो है वो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन होती है, कैसे जो है हम मूव करते हैं, ये सिग्नल्स जो हैं वो मूव करते हैं। ओके, सो हमने टोटली डिस्कस किया फंक्शंस ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम एंड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम। नाउ द लास्ट थिंग, और इसको मैं बहुत ही जो है वो तेज़ी से बताऊंगी, और उसके बाद आप लोगों से सपोज करूंगी कि आप लोग इन कंडीशंस के ऊपर ज़्यादा मुझसे पढ़ेंगे और अपने असाइनमेंट्स भी बनाएंगे, जिसको फिर मैं फाइनली तमाम असाइनमेंट्स को एक जगह बनवा कर जितने टॉपिक्स ऐड करवाने हैं करवा के फिर मैं एक ही दफ़ा उन असाइनमेंट्स को कलेक्ट करूँगी।
सो हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया मीन्स नेट्रीमिया या नेट्रियम जो है वो सोडियम को कहते हैं। तो और हाइपो मतलब होता है लेस या डेफिशिएंसी। सो हाइपोनेट्रीमिया मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ सोडियम। डेफिशिएंसी ऑफ सोडियम की वजह से हेडेक्स होते हैं, नोजिया होता है। हाइपोनेट्रीमिया इज अ लो सोडियम कंसंट्रेशन इन द ब्लड। Mild symptoms include decreased ability to think, headaches and nausea. Hypernatremia. Hypernatremia means hypertension, यानी जब सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है ब्लड में। एक्सेस सोडियम इंक्रीजेज ब्लड प्रेशर बिकॉज इट होल्ड्स एक्सेस फ्लूइड इन द बॉडी एंड दैट क्रिएट्स एन एडेड बर्डन ऑन द हार्ट। Too much sodium will increase your risk of stroke, heart failure, osteoporosis, stomach cancer and kidney diseases. ठीक है, अब यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है कि क्योंकि हमने सबसे पहले फंक्शंस में पढ़ा था कि जो नॉर्मल सोडियम की का फंक्शन है उसको नॉर्मल ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना है और फ्लूइड को बैलेंस करना है। अब आप देख लें, अगर सोडियम ज़्यादा हो गया बॉडी में तो ज़्यादा सोडियम क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को हाई कर देगा। क्यों हाई कर देगा, क्योंकि ज़्यादा सोडियम होगा तो ज़्यादा फ्लूइड जो है वो उसको अपना होल्ड करेगा, ठीक है ना, क्योंकि जो एक नॉर्मल अमाउंट है सोडियम का वो फ्लूइड को नॉर्मल रखेगा। लेकिन अगर सोडियम ज़्यादा हुआ तो बॉडी में फ्लूइड ज़्यादा हो जाएगा, रिटेन फ्लूइड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर बॉडी में फ्लूइड रिटेन ज़्यादा रहा तो फिर अब हार्ट के ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा, ठीक है। और इस वजह से क्या होगा, अब जब हार्ट के ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा तो आपको पता है कि जब दिल के साथ मसला होता है तो फिर वो बड़ा मसला हो जाता है। खैर, अल्लाह ताला बचाए सबको। हाइपोकैलीमिया, कैलीमिया जो है ये पोटाशियम के लिए यूज़ होता है और हाइपो मतलब डेफिशिएंसी इन पोटाशियम विल बेसिकली डेवलप मसल्स क्रैम्प्स, एबनॉर्मल हार्ट बीट। A low potassium level has many causes but usually results from vomiting, diarrhea or adrenal gland disorders. A low potassium level can make muscles feel weak, cramp or even become paralyzed and abnormal heart rhythms may develop. Hyperkalemia, cardiac arrest. Technically, hyperkalemia means an abnormally elevated level of potassium in the blood. ठीक है, यानी थोड़ी सी एक्सेस पोटाशियम की इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं होती और बॉडी उसको बैलेंस कर लेती है। प्रॉब्लम कहाँ पर आता है, जब ये एबनॉर्मली एलिवेटेड लेवल्स हो जाते हैं, ठीक है। एक्सट्रीमली हाई लेवल्स ऑफ पोटाशियम आयंस इन द ब्लड कैन लीड टू कार्डियक अरेस्ट एंड डेथ व्हेन नॉट रिकग्नाइज्ड एंड ट्रीटेड प्रॉपर्ली। सीवियर हाइपरकैलेमिया रिजल्ट्स इन अ हाई मॉर्टेलिटी रेट। इसलिए ज़्यादा होता है, ज़्यादा मॉर्टेलिटी रेट हो सकता है या इसलिए इससे कार्डियक अरेस्ट एंड डेथ हो सकती है क्योंकि लोग इसको ज़्यादातर देखते नहीं है ना कि पोटाशियम जो है बॉडी में ज़्यादा हो सकता है, मतलब कि पता नहीं चलता। और खुदा न खास्ता अगर बढ़ते बढ़ते इसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर बॉडी को जो है इसका बहुत संगीन नुकसान होता है। एक बात और आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों की नॉलेज के लिए, फर्दर आप खुद इसको स्टडी कर सकते हैं कि ईसीजी में भी जो हार्ट के लिए हम लेते हैं उसमें डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स की जो है यही कंसंट्रेशंस जो हैं ये पीक्स नज़र आ रही होती हैं, ज़्यादा है या कम है या जो भी प्रॉब्लम है, तो वो भी ईसीजी में यही चीज़ें नज़र आ रही होती हैं जिसकी वजह से जज किया जाता है कि अच्छा भाई क्या प्रॉब्लम है, कौन सी जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो ज़्यादा है, मतलब कौन सा आयन जो है वो ज़्यादा मौजूद है। So this is a total lecture on sodium and potassium and I hope you understand a lot और कम्प्लीटली। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जो कमेंट सेक्शन है उसमें क्वेश्चन कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे क्वेश्चन कर सकते हैं। ये जो 4 कंडीशंस हैं, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोकैलीमिया, हाइपरकैलीमिया, ये मैंने बहुत कम डिस्कस किया है, ठीक है। इनमें एक चीज़ और भी होती है कि एक कंसंट्रेशन रेंज होती है जो इनकी होती है कि यानी कि इस कंसंट्रेशन से, जैसे सोडियम है तो एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन है कि उससे कम होगी तो फिर हम कहेंगे कि हाइपोनेट्रीमिया है, ठीक है। और इसी तरीके से एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन है कि जब उससे ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे कि हाइपरनेट्रीमिया है, ठीक है।
तो क्योंकि उसके अलावा जो कंसंट्रेशन चेंजेस होते हैं उसको तो बॉडी मेंटेन कर रही होती है, लेकिन जब वो एक हद से तजावुज़ कर जाते हैं तो फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। तो आपने इनको अच्छे से पढ़ना है मज़ीद, ठीक है। इंटरनेट पे सारी तफसील मौजूद है। याहू पे जो है वो बहुत अच्छी वीडियोस भी हैं, याहू पे कह रही हूँ सॉरी, यूट्यूब पे बहुत अच्छी वीडियोस हैं ऑलरेडी इन चारों जो है वो कंडीशंस की, आप उनको भी देख सकते हैं। मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी, लेकिन अगर लिंक नहीं भी प्रोवाइड करूँ तो आप उसे देख सकते हैं। और दिस इज़ द टोटल लेक्चर अबाउट सोडियम एंड पोटाशियम ट्रांसपोर्ट एंड mechanism and its functions in the human body.